की कार्यवाही में। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर सड़क नहीं है, इसीलिए सड़क बनाने की आवश्यकता है। यदि वहां पर सड़क होती तो उसको सुदृढ़ीकरण करके या चौड़ा करके उस मार्ग से एक यमुनानगर को अच्छी कनेक्टिविटी दी जा सकती थी। और प्रायः सारे देश में और हरियाणा में भी जहां सड़कें नहीं हैं वहां ही नई 4 लेनिंग सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसलिए समय की नज़ाकत को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए और एक बहुत जरूरी ये मार्ग बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, नगर वालों का मानना है। इसलिए ई भूमि पर डालकर, क्योंकि इसमें बहुत किसान इन्वॉल्व हो गए और उनसे बातचीत करके सरकार इसका रास्ता निकाले और ये 4 लेनिंग 4 मार्ग की सड़क का निर्माण करे तो नगर के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था यातायात की दी जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जैसे मैंने पहले कहा कि हम जल्द इसको ई भूमि पे डलवा देंगे। इनका सहयोग और लोकल जनता का सहयोग रहेगा तो सरकार उसको प्रोक्योर भी करेगी और एक्वायर करने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन 4 लेनिंग का काम भी करेगी। मगर लैंड अवेलेबिलिटी आज के दिन अर्बन एरिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डे बाय डे बनती जा रही है। उसके अंदर लोकल जो सहयोग चाहिए होगा, मैं चाहूँगा माननीय विधायक भी उसके अंदर सरकार की मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद। चौधरी आफ्ताब अहमद जी। सर 69। सर रिप्लाइड लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर ये एक बहुत गंभीर मामला है। 8,41,000 परिवार हैं जिनको जनवरी में राशन नहीं दिया गया। ये मेरे ख्याल से 35% के करीब जो है हमारे परिवार हैं जो परिवार पहचान पत्र के आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको राशन का मिलना बंद हो गया। मैं आपके माध्यम से सर सरकार से जानना चाहूंगा कि इनकी रिड्रेसल के लिए या इनकी ग्रीवेंस के लिए जो परिवार पहचान पत्र सीएचसी ने बना के उसको जो है वेरीफाई करके और उस चीज को इनकम का क्राइटेरिया लगा के और जो वंचित रखा गया है, क्या सरकार इसके ऊपर कोई गंभीरता से प्रयास कर रही है कि जो लोग वंचित हो गए इतने बड़ी संख्या में, जो पहले जिनको राशन मिल रहा था, उनको क्या मतलब किसी तरीके से उनको क्या मतलब क्या ये पोर्टल पे क्या ग्रीवेंसेस करा है, क्या किसी चीज के लिए क्या मतलब कदम उठाया गया है? इतने बड़ी संख्या में स्टेट की पॉपुलेशन जो है वंचित रह जाए। और मेरा दूसरा ये है कि गुलाबी कार्ड का जो इन्होंने बताया है 3,02,000 परिवार का, इसका क्या क्राइटेरिया, क्या गाइडलाइन है कि नीचे से कितने तक के और आज के दिन कितने परिवारों को गुलाबी कार्ड की तहत राशन दिया जा रहा है? मेरा ये सप्लीमेंट है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जवाब मांगा था वो स्पेसिफिकली जनवरी के लिए था और जनवरी के अंदर बिल्कुल 8,41,000 ऐसे थे जिनने हमारे पोर्टल के ऊपर रिवीजन के लिए डाला गया था कि उनका पीपीपी वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, रीवेरिफिकेशन चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, दिसंबर में 9,62,000, जो मैंने पिछले सेशन में भी रिप्लाई किया था कि लगभग राशन कार्ड ऐसे थे जो कटे थे, उनके बदले में 12,46,507 राशन कार्ड नए बने थे। हरियाणा प्रदेश में दिसंबर से लेके आज तक, जहां पहले 26,94,000 टोटल राशन कार्ड थे, 28 फरवरी का जो आंकड़ा है उसके अंदर 32,88,000, लगभग 6 लाख के आसपास नए परिवारों को हमने ऐड किया हुआ है। और जिनके कटे उनकी रीवेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र की जैसे जैसे हुई है, अगर उनका जनवरी का राशन नहीं मिला तो उनको फरवरी में वो राशन एक्स्ट्रा दिया गया है। किसी का अगर वैलिड बनता था, किसी का भी राशन सरकार द्वारा रोका नहीं गया। जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार पीपीपी ने वेरिफिकेशन करी और जो अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, उन लोगों के राशन जरूर कटे हैं और वो कटने भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे डाटा है जिसके अंदर एक परिवार में 2011 के बाद 2-2 सरकारी नौकरियां लग गई, पर वो आज भी बीपीएल का बेनिफिट ले रहे थे। मगर जो परिवार आज भी वंचित हैं, जिनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस रिवीजन के अंदर है, उनको सरकार जैसे जैसे रिवाइज कर रही है
राशन के बेनिफिट्स को साथ के साथ वापस देंगे। 3 लाख के आसपास के जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर मिले हैं जिनके पीपीपी कटे। मेरा स्पेसिफिक सवाल था, कितनी जो है ग्रीवेंस आई हैं परिवार पहचान पत्र के पार उन राशन कार्ड जिनको वंचित हुए हैं जिनसे लोगों उनकी कितनी आई हैं, और क्या इनका मैकेनिज्म है कि उनको किस तरीके से वेरीफाई करेंगे किसी, और क्या कोई समय सीमा है कि उनको किस तरीके से करके उनको कर दिया जाएगा? अब एक परिवार के 2-2 हिस्से करके लोगों ने करे हैं तो उसमें परिवार तो बढ़ गए, लेकिन आपका जो है वो परिवार जो कटे हैं वो संख्या अभी भी ज्यादा है। आप इस बात को कह के कि पिछले उसमें और जनवरी में और उसमें राशन की परिवारों का हमने ज्यादा बढ़ाया, उससे नहीं, लेकिन आप ये बताइए स्पष्ट तौर पे कि कितनी ग्रीवेंसेज आई, क्या कोई प्रोविजन है? ग्रीवेंसेज जितनी आई तो उनका क्या रिड्रेसल किया गया है जिससे कि गरीबों को उनको राशन मिलना चाहिए, परिवार पहचान पत्र की वजह से वो राशन कटना नहीं चाहिए। मेरा आप स्पीकर साहब आपके माध्यम से मंत्री जी से यही सवाल। अध्यक्ष महोदय, जहां रिवीजन की बात है, रिवीजन एक प्रोएक्टिव अब इन नेचर है, क्योंकि पहले 2011 के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से स्टैटिक राशन कार्ड की वेरिफिकेशन होती थी। 2 विभाग करते थे, शहर में अर्बन लोकल बॉडीज करता था और गांव में रूरल डेवलपमेंट विभाग करता था। अब क्योंकि क्रिड के अंदर डे टू डे बेसिस के अंदर इनकम टैक्स से भी, ईएसआई ईपीएफ से भी, उनके खुद के जो वो फसल बेचते हैं उससे भी रिवीजन डे बाय डे हो रही है। जहां माननीय सदस्य ने पूछा कितनी ग्रीवेंस आई है, 2,46,000 टोटल ग्रीवेंसेस आज तक क्रिड के पोर्टल पर अपलोड करी गई है, जिसके अंदर 1,30,000 नए ऐड हो चुके हैं और आज के दिन 48,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसको हम अगले 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करने का भी काम करेंगे। और भी जो आएंगी 30 दिन के अंदर अंदर हमारा सिस्टम है जो वेरीफाई कर कर जो वैलिड है उसको राशन की सुविधाएं देता है, जो इनवैलिड है उसके राशन की सुविधा को रोकता है। सर हो गया। सर, मेरा सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था गुलाबी कार्ड के लिए क्या स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी चीज के लिए जिसके उसका तो कोई जिक्र ही नहीं आया किसी के। सर जहाँ गुलाबी राशन कार्ड की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ हरियाणा को स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि 3,02,000 गुलाबी राशन कार्ड स्टेट ऑफ हरियाणा बना सकती है, 3,02,000 परिवारों के लिए। जो भी हमारे क्रेड वेरिफिकेशन में लोएस्ट 3,02,000 परिवार होंगे उनको गुलाबी राशन कार्ड। माय क्वेश्चन इज दिस, 3,02,000 दे तो रहे हैं, वही तो बता और सर रहे। ये पोर्टल जो है आगे चालू रहेगा कि रिड्रेसल किसी ने अगर जो है जिसका कटा हुआ है 2,86,000 अगर जो और वंचित रह गए वो अपना पोर्टल परमानेंट है, पोर्टल बंद थोड़ी होता है। शमशेर सिंह गोगी जी। चलिए कोई नहीं, आप अगर ऐसी तो माननीय सदस्य उनका पीपीपी आईडी दे दे, 24 आप आवर ID वेरिफिकेशन करा। अभी आप लाके दे जनाब 70 नंबर दे दो, फिजिकल दे दो, ये फिजिकल दे दो। 70 नंबर। हाँ जी, सहकारिता मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका जो अपेक्षित सूचना अनुल्लंघन 1 के साथ सभा पटल पर रखी जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने ये सवाल लगाया था तो मैं सोच रहा था भी कोऑपरेटिव महकमा जिंदा है तो देखते हैं उसमें कितनी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन मंत्री जी का जवाब पढ़ा मैंने, आपके पास भी पोर्टल पे होगा, थोड़ा पढ़ लो। पंचकुल्ले का भी है इसमें। पंचकुल्ले में 114 में से सिर्फ 17 ही आदमी काम कर रहे हैं और पूरे स्टेट में 4608 में से 741, 3867 वेकेंट। उसके बाद लैंड मॉर्गेज बैंक में 1799 में से 1287 वेकेंट, सिर्फ 512 काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिश के तहत कोऑपरेटिव महकमा बंद करने की ऐसी चल रही हो कोई?
उसके चंडीगढ़ में आपके बैंक में 593 में से 211 ही आदमी काम कर रहे हैं। गनमैन की पोस्ट पे सिर्फ 7 आदमी है पूरे हरियाणा में। कहीं सिक्योरिटी में लैप्स हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये गनमैन की पोस्ट है। अगर पीएन के और उसके देखोगे तो इन गरीब लोगों को भी मतलब कहीं भी गुंजाइश नहीं है कोऑपरेटिव महकमे के जिंदा होने की। मेरे को लगता है कोरोना होके वेंटिलेटर पे चला गया है। ये अपेक्स में एक सप्लीमेंट्री है। पिछले 5 साल में ही बता दो, 8 साल में तो बता नहीं पाएंगे वे कितने एमसीएल नए बनाए। और एक सबसे दुख की बात यह है कि इसके सबसे लास्ट में लिखा है जवाब के कि नई भर्ती करने का कोई प्रावधान अभी प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब यह है कि सदन को मान लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर आप लोगों की कहीं जमीर जिंदा है तो कोऑपरेटिव महकमा बंद है। तो ये जवाब जो कोई जवाब है, एक डिपार्टमेंट का मंत्री भी है, इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा है और फिर बंद करो इसको। मंत्री जवाब। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा ये बात ठीक है कि काफ़ी पोस्ट खाली है, लेकिन उसके साथ डिपार्टमेंट ने प्रयास किए कि 978 पोस्ट हमने निकाली थी 14/8/2019 को, लेकिन उसमें कोर्ट केस हो गया और कोर्ट केस के बाद इस पर रोक लग गई और ये हमने एम डीओ और जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट सभी की पोस्टें निकाली थी एक्सेप्ट क्लास 4। जो स्टाफ कम है उसको हमने कॉन्ट्रेक्चुअल तब तक काम चलाने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी 2060 बंदे हमने रखे हुए हैं। 2020 तो हमने डीसीसीबी में रखे हुए हैं और 40 हमने हेडक्वार्टर पे रखे हुए हैं, तो 2060 हमने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रखा हुआ काम चलाने के लिए। और दूसरी बात जो कह रहे हैं बंद करने की प्रक्रिया कुछ नहीं है, उसके अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर बैंक है, राज्य कृषि सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, इसके अंदर जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से हमारा स्टाफ पूरा है और इसके अंदर आगे कोई भर्ती करने का कोई प्रोविजन नहीं है। जनाब, मैं तो ये लिखा हुआ पढ़ के बता रहा हूं, लैंड मॉर्गेज बैंक का जो हेडक्वार्टर है 232 में से सिर्फ 56 आदमी पूरा स्टेट चला रहे। तो क्या रिकवरी होती होगी, क्या लोन होते होंगे, क्या किसान को फायदा होता होगा? अगर देखो, अगर कागजों से ही, और मैंने फिर बजट के कागज निकाल के देखा, उसके अंदर भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसमें यह लिखा है अपेक्स की जमीन को भंडारण के लिए। इतनी अपेक्स की जमीन कहाँ है? पंचायत वालों ने जमीन दे रखी है, कहाँ भंडारण बनाएंगे? तो टोटल लीपा पोती हो रही है। अध्यक्ष जी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को कहा जाए ये कोऑपरेटिव महकमा जो है ये गरीब लोगों की और आम लोगों की रीढ़ की हड्डी है। इसको अगर खत्म करोगे तो सब खत्म हो जाओगे। ये किसान को अपेक्स में जो खाद नहीं मिल रही है ना, वो भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। तो आपसे मेरे को उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ इसमें करवाएंगे। जय। जहाँ तक पैक्स की बात है, हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हर गांव में पैक्स खोली जाए और उसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हमारी चल रही है और उस रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम डीसीसीबी में और हडको बैंक में जो भी स्टाफ होगा वो भर्ती करेंगे और उसमें 1-1.5 साल लगेगा जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। मंत्री जी बड़े समझदार आदमी, पढ़े लिखे हैं और मैं इनसे उम्मीद भी करता हूं। ये जो गृह मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, उनकी स्टेट में कोऑपरेटिव महकमा बड़े बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब वहीं से कुछ सीख ले, वरना कहीं ना कहीं टिकट ना काट दें अमित शाह जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। एक मिनट, ऐसा है, एक बात सुनिए, सुन तो लीजिए। मैंने जो आपके कॉल अटेंशन आए हुए हैं ओलावृष्टि के लेकर के, जो कल परसों या पिछले दिनों हुई है, वो कॉल अटेंशन स्वीकार किए हैं। मैं आपको अभी उसकी बारी जानकारी देता हूँ। वो हमने कहा, उसमें सीए आपने जो दिए थे वो स्वीकार किए। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, कल भी प्रश्न 1 मिनट में कट गया। आज प्रश्नकाल 11:01 पे शुरू हुआ और 12:01 तक मेरा हक था प्रश्न लगाने का। बीच में आपने अनाउंसमेंट करी 2 मिनट की
कृपया वो अनाउंसमेंट आप बाद में कर देते। आपकी और अभय जी की बहस का बहुत सा हिस्सा आप डिलीट भी करोगे, वो समय बचा के मेरा प्रश्न लगाओ। मेरा तो हर बार प्रश्न 1-1 मिनट से जा रहा है, या तो बिल्कुल टारगेट फिक्स है कि नीरज का प्रश्न आ रहा है, जब तक प्रश्न निकाल कर दो। ये आप कर, ठीक है। माननीय सदस्यगण, क्वेश्चन भी इस बार विधानसभा में नहीं देखिए लगता मेरा है। आपसे निवेदन हमारे है, लिए सब बड़ा चिंता का विषय है। अगर प्रश्न ज्यादा करने हैं तो सप्लीमेंट्रीज को और बहस को कम करना होगा। मैं चाहता हूं कि 20 के 20 प्रश्न लगे, लेकिन उसके अंदर आप सब माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप उसे क्वेश्चन आवर के अंदर बहस करेंगे तो वो तो फिर उतने ही क्वेश्चन लगेंगे। सर बाकी लोग सफर करते हैं जिनका क्वेश्चन लगता है और जवाब नहीं आता। तो मैं सभी सम्मानीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि प्रश्न काल के दौरान अपने प्रश्न के ऊपर ही रहें और 2 सप्लीमेंट्री जो अलाउड है वो सप्लीमेंट्री पूछें। इसके अलावा जब बहस करते हैं या उसके ऊपर व्याख्यान देते हैं तो उससे समय जो खराब होता है और बाकी जो पिछले जो सदस्य हैं जिनके प्रश्न लगे हुए हैं उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस बात का ख्याल रखें कि समय जो प्रश्न काल के अंदर है उतना ही समय लें जितनी आवश्यकता है। एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री हरियाणा ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि अस्वस्थ होने के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से मुझे श्री गोपाल कांडा विधायक ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि आवश्यक पारिवारिक कारणों के चलते वे आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से मुझे श्री संदीप सिंह मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि कुछ अपरिहार्य व्यक्तिगत कार्यों के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से मुझे श्रीमती नैना चौटाला विधायक ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कुछ लंबित घरेलू दायित्वों के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से मुझे श्री सुधीर सिंगला विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि अस्वस्थ होने के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, सभी अधिकारीगण एवं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आज मेरे निवास स्थान कोठी नंबर 49 सेक्टर 2 चंडीगढ़ में रात्रि भोज पर 8 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल शुरू होता है। श्री जो पुराने जो बचे हुए हैं उनमें श्रीमती किरण चौधरी, श्री प्रदीप चौधरी, श्री रामनिवास, श्री रामकरण, श्री राकेश दौलताबाद, श्री घनश्याम दास अरोड़ा, श्री राम कुमार कश्यप, श्री अमरजीत ढांडा, श्री दीपक मंगला, जो 17 मार्च को ड्रॉ निकाले गए थे, श्री अभय सिंह यादव, श्री वरुण चौधरी, श्रीमती शैली, श्री मेवा सिंह, श्री असीम गोयल, श्री सुभाष गांगुली, श्री राकेश दौलताबाद, श्रीमती रेणु बाला, श्री हरविंदर कल्याण, और जो 20 मार्च को ड्रा में निकले नाम श्री सोमवीर सांगवान, श्री रणधीर सिंह बोलन, जो इनमें से सांगवान जी बोल चुके हैं, रणधीर सिंह गोलन जी बोलना है, अमित सिहाग जी बोल चुके हैं, श्री इंदुराज जी ने बोलना है, श्री अभय चौटाला बोल चुके हैं, श्री राकेश दौलताबाद, सुभाष सुधा इन्होंने बोलना है, श्री जगदीश नायर जी 22/2 को शून्यकाल के दौरान बोल चुके हैं, श्रीमती रेणु बाला जो इन्होंने बोलना है, श्री नीरज शर्मा वो भी जो है अभी बोल चुके हैं, श्री लक्ष्मण आपा जी बोल चुके हैं, श्रीमती किरण चौधरी उनका भी बोलना जो है वो बकाया है। अब आज मुझे श्रीमती किरण चौधरी जी, आज आपने श्री प्रदीप चौधरी जी, हाँ तो ये पहले है ना, श्री प्रदीप चौधरी, श्री रामनिवास, श्री रामकरण, श्री राकेश दौलताबाद, श्री घनश्याम दास अरोड़ा, श्री राम कुमार कश्यप, श्री अमरजीत ढांडा, श्री हाँ वो मैं बता रहा हूँ
मुझे कुल कॉलिंग अटेंशन प्राप्त हुए हैं 77 जो हैं वो कॉलिंग अटेंशन जो मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 61 जो हैं अस्वीकृत हैं, 7 विचाराधीन हैं, 2 टिप्पणी के लिए सरकार के पास गए हुए हैं, 2 एडजर्नमेंट, हाँ जी, जो एडमिट हुए हैं अल्प अवधि चर्चा जो श्री वरुण चौधरी, विधायक श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक श्री आफ्ताब अहमद, विधायक को ध्यानाकर्षण सूचना 50 में परिवर्तित कर दिया था। सूचना संख्या 50 के साथ ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 श्री नीरज शर्मा विधायक संलग्न है, जो कि 22/2 को चर्चा 22/2 को चर्चा, हाँ जी 22/3 तो अभी आना है जी, 22 सूचना संख्या 13 के साथ 57 संलग्न है, जिस पर दिनांक 17/3/23 को चर्चा हो चुकी है। सूचना संख्या 2 के साथ 48 और 54 संलग्न है, जो कि दिनांक 22/3 के लिए स्वीकृत है। कुल स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाएं 7 हैं। हाँ, ये जो स्वीकृत हैं इसमें है नहीं, जो सभी सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं वही पूछ रहे हैं ना। जो ये 22/2 को जो है ये देखिए, हाँ, जो लग चुकी हैं पहले से। ये वैसे सभी को लिखित में सूचना दे दी गई है, जिन जिन सभी माननीय विधायकों के कॉल अटेंशन जो है स्वीकृत हुए हैं या अस्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत के अंदर जो नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम की वजह से सरसों की फसल बुरी तरह प्रभावित होने के बारे में ये स्वीकृत हो चुकी है, 22 दिन को लगी हुई है। हाँ जी, हाँ, जो भी फर्स्ट होगा उसके नाम से लगेगी। हाँ जी, ये हाँ 22/3 के लिए ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 और 54 समान विषय का होने के कारण संलग्न है। श्री बलराज कुंडू जी का आया हुआ है, श्रीमती किरण चौधरी जी का है, रावदान सिंह विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री आफ्ताब अहमद, श्री मामन खान जी, श्री चिरंजीव राव जी, श्री शीशपाल जी, इन लोगों के ये आया हुआ है। इससे पहले जो स्वीकृत हो चुके हैं या डिस्कस हो चुके हैं वो 22 को। श्री प्रदीप चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से अपने कालका विधानसभा क्षेत्र, हाँ जी, और आम जन हाँ, से वो रिजेक्ट हो गई जी। वो ऐसा 77 है, 77 को पढ़ने के लिए, हाँ नहीं, आपको सूचना चली भाई, जिस भी माननीय सदस्य ने जो भेजा था उनको सूचना दे दी है उनकी, किसी से कोई नहीं भागना चाहता। जो नियम के अनुसार नहीं है वो रिजेक्ट हुए। हाँ जी, अभी मैं बता देता हूं आपको, अभी 15-20 मिनट के बाद बीच में आपके पास आ जाए। आज सुबह ही डिसीजन हुआ है जो मैंने कहा था। हाँ, रिजेक्ट हुए। श्री प्रदीप चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से कालका विधानसभा क्षेत्र और आम जन से जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं यहाँ रखना चाहता हूँ। जैसे कि हर बार जब भी विधानसभा का सत्र आता है, आवारा या बेसहारा पशुओं की चर्चा यहाँ होती है। अब हाल में ही 2-3 दिन पहले हमारे कालका में एक 5 साल की बच्ची की जान 2 बेसहारा पशुओं की आपस के कारण चलेगी। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, तो सरकार इस पर कोई विशेष कदम उठाए, ठोस नीति बनाए। इसी तरह जो हमारे कालका काली माता का मंदिर है, शनिवार हो, मंगलवार हो, इतवार हो या नवरात्रे हों, हर नवरात्रों के दौरान बहुत श्रद्धालु वहाँ आते हैं, जहाँ पर पार्किंग की समस्या का भी हल नहीं हुआ। बालाजी मंदिर द्वारा वहाँ काली माता मंदिर के नाम
11 बीघे जमीन लगवा रखी है और 1 साल में कहा था कि पार्किंग बना दी जाएगी, लेकिन 1 साल हो चुका है, पार्किंग की अभी तक वहाँ कोई समस्या हल नहीं हुई। इसी तरह आज भी अखबारों में छपा है कि काली माता मंदिर में पानी की समस्या का दिक्कत आ रही है और पिंजौर कालका में सर्दियों में भी 15-15 मिनट पानी मिलता है, गर्मियों में भी हालात बहुत ख़राब हैं। तो सरकार इस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर वहाँ कहीं 10-15 ट्यूबवेल जब तक नहीं लगाए जाते जब तक समस्या का हल नहीं होता। इसी तरह जो हमारी शामला देह की बात हो या मुश्तरका मालकान की बात हो, जो पीढ़ियों से जो किसान, जो काश्तकार जो बीजते आ रहे हैं, बोते आ रहे हैं, उनके नाम गिरदावरी है, इंतकाल है, उन पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकी है। मुख्यमंत्री महोदय से किसान मिले थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि विधानसभा में इस पर जरूर बात रखेंगे। इसी तरह रैपर रानी एरिया में बहुत एक लंबे समय से सब डिवीज़न की मांग है, तो सरकार इस पर भी विशेष तौर से ध्यान दे। हमारे अगर मैं रोड्स की बात करूं तो रोड्स की हालत इतनी ख़राब है, आप भी इस तरह जानते हैं कि हरिपुर बाबे पर हमारा जो हिमाचल में लगता है, मड़ावाड़े से बरोटी वाला जो रोड है, बहुत साल से उस पर काम नहीं हो रहा, टूटी पड़ी है। इसी तरह जहाँ टेंडर होते हैं, जैसे दमाड़े का टेंडर हुआ, वहाँ नाले नहीं, प्रावधान नहीं रखा गया, लोगों ने सड़क नहीं बनने दी। इसी तरह अगर रैपरानी में चल जाए, खटोली चौक से लेकर त्रिलोकपुर चौक तक सारी सड़क टूटी पड़ी है। ऐसी अनेकों सड़कें हैं जहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। इसलिए मोरनी की अगर मैं बात करूँ, शेरजवैन जो गाँव है वहाँ बेगना नदी है, वहाँ एक भोज कुदाना, भोज राजपुरा, भोज नग्गड़ और रैपर रानी एरिया के बहुत से गाँव को पशुओं के पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है अगर वहाँ एक बड़े डैम की योजना तैयार की जाए। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, अमरावती में जो एक इस्लाम नगर और भगवानपुर में एक लाइसेंस लेकर गवर्नमेंट का जो कॉलोनी काटी गई थी, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हमें अभी तक कोई हमें मालिकाना हक नहीं मिले और हम अपने किसी बारिश के नाम, बच्चे के नाम कराना चाहे मकान नहीं करा सकते, कोई लोन लेना लोन नहीं ले सकते, बेचना चाहे तो हमें बहुत दिक्कत है। और नगर परिषद जो है वो हमारे से टैक्स वसूलती है, या तो हमारे से टैक्स ना वसूले या हमें सुविधाएं दे, नगर परिषद के अंदर इसको किया जाए, ऐसी वहाँ लोगों की बहुत मांग है। इसी तरह नगर परिषद पिंजौर कालका में जहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कोई आग लगा देता, सुलगा देता है, उससे धुआं प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सरकार इस पर भी ध्यान दे, डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था वहाँ की जाए। चिट्टे नशे की बात, पिछले दिनों कालका थाने में बहुत लोग इकट्ठे हुए, मुझे भी बुलाया गया, वहाँ बेखौफ होकर जो नशा चिट्टा बेचते हैं उन पर कार्रवाई, हमने पुलिस वालों को कहा क्यों नहीं होती, कहते कार्रवाई हुई इन पर, हमने इनको केस भी दर्ज करे लेकिन इनकी जमानत हो जाती है। सरकार इस पर कड़ाई कानून बना के ऐसे बेचने वालों के ऊपर शिकंजा कसने का जरूर काम करें। इसी तरह परिचालकों की, कंडक्टरों की बात हो, जिन्हें रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं होती, होली पर भी छुट्टी नहीं होती, बहुत लंबे समय से इनका पे स्केल नहीं बढ़ाया गया। मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक हैं जो 14 वर्षों से लगे हुए हैं और 6,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, इस पर भी जरूर ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। 7A जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपके, मेरा 1 मिनट इन्होंने ले लिया जी, 5 मिनट 1 मिनट ले लिया जी जिन्होंने ये जो बोल रहे थे, कुछ हाँ 1 मिनट लिया जी। तो मेरी आपके माध्यम से ये है कि 7A को खत्म कराने का प्रावधान किया जाए और गांव में बसों की जो सुविधा बहुत कहीं कहीं बहुत दिक्कत है, उस बसों की सुविधा को सही ढंग से लागू किया जाए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर सरकार इन समस्याओं को हल कराने में हमारा पूरा जोर प्रयास से कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज सदन की कार्रवाई में आपने मुझे मेरे विचार रखने का अवसर दिया। मेरे क्षेत्र की बहुत सी समस्या है जिनका निदान सरकार के द्वारा किया गया है और आज भी मैं आशा करता हूं कि जिन समस्याओं से मैं सदन को अवगत कराऊंगा उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने नरवाना हल्का की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सहयोग से मेरे हल्का नरवाना की सबसे बड़ी समस्या सीवरेज और पीने पानी की समाधान के लिए लगभग 135 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है अभी, जिसमें से 75 करोड़ सीवरेज के लिए और 45 करोड़ पानी पीने के लिए और 15 करोड़ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। साथ ही हरियाणा प्रदेश का पहला एक ये राज्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से किसानों को खड़ी फसलों की आगजनी के नष्ट हो जाने से नुकसान का मुआवजा 12,000 रुपये प्रति एकड़ देने का जो कार्य किया। मेरा हल्का नरवाना के गाँव सुंदरपुरा और बड़ा बर्नपुर को नरवाना तहसील में जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पहले भी कई बार मेरे हल्के के गांव सुंदरपुरा और बड़नपुर उचाना तहसील में
नरवाना जोड़ने के लिए आवाज उठाई, परंतु यह विषय जो का त्यों है लंबित पड़ा हुआ है, जिसके लिए हिसार कमिश्नर से भी दोनों गांव नरवाना को जोड़ने के लिए एफसीआर को रिपोर्ट आ चुकी है, फिर भी अभी तक कोई आगामी कार्रवाई नहीं हो सकी। कृपया इन गांवों को नरवाना तहसील में जल्द से जल्द जोड़ने का कार्य किया जाए। नंबर 2, नरवाना हल्का में महिला एक नर्सिंग कॉलेज की भी बहुत सारे दिनों से मांग उठाई गई है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा हल्का ग्रामीण परिवेश में आता है, जहां लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं है, और पहले मैंने कई बार महिला नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की भी मांग उठाई है। आज भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मेरे हल्के में एक महिला नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए। नंबर 3, नरवाना शहर में एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण के लिए मंजूरी दी थी। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नरवाना हल्का में 6 करोड़ की डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए वित्त विभाग से राशि मंजूर हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि यह काम कब तक प्रारंभ हो जाएगा। कृपया इसकी जानकारी मुझे प्रदान की जाए। नंबर 4, नगर परिषद कार्यकर सफाई कर्मचारियों में मेरे यहाँ बहुत सारे समस्या है, जिसको आज भी कि 5,000 रुपये वहाँ ठेकेदार द्वारा दिया जाता है, जिसमें उनका बहुत बड़ा मुश्किल से उनका गुजारा होता है। नंबर अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरवाना शहर के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई थी, जिसमें 5 करोड़ की राशि तुरंत वित्त विभाग से सैंक्शन अप्रूव दी गई थी, लेकिन इन पैसों को अभी तक रिलीज नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, कृपया इन पैसों को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि नरवाना शहर के विकास को गति मिल सके। नंबर 6, नागरिक हॉस्पिटल नरवाना में डॉक्टरों की कमी में जांच की मशीन को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे नरवाना हल्का के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का जो अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे हल्के के नागरिक अस्पताल नरवाना में अभी भी कुछ डॉक्टरों की कमी है, और जाँच की मशीनों न होने से लोगों का इलाज करवाने की समस्या आती है। कृपया अस्पताल में डॉक्टरों की जाँच की मशीन की कमी को पूरा किया जाए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ना झूलना पड़े। एक मेरे नरवाना में अभी भी मैंने पिछले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पड़ोस में भी मैंने तो देखिए, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं 6 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने देखिए बड़ा बयान दिया है। राशन कार्ड के लिए क्या गाइडलाइन है, आफ्ताब ने पूछा है। तो देखिए बता दें आपको, आज विधानसभा के कार्रवाई के दूसरे चरण का दूसरा दिन है, और इस दौरान भी सदन में तमाम जो मुद्दे हैं वो उठे हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन आज है। देखिए बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आपको जानकारी दी। इस दौरान विपक्ष ने तमाम सवाल भी पूछा है। आफ्ताब अहमद ने उठाया है पीपीपी का मामला, आपको देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं। उन्होंने पूछा कि 6 लाख नए परिवारों को राशन महीना निकला, तो मैं सबसे विनती करूंगा कि सब देखो बस स्टैंड का क्या हाल है, नवा बनाया जा। दूसरा, मेरा शाहबाद के नज़दीक कॉलोनियाँ लगती, जो जमीन तो उनकी पंचायत की बोर्ड पड़ती है ना नगर पालिका में, ना तो पंचायत में काम करा गलिया नाले का, और न ही नगर पालिका काम करा। अफसरा में जाओ तो पास नहीं है, ये नहीं पास, उन लोग कहाँ जाएंगे? इसका जवाब दो। जितने भी मंत्री बैठे यहाँ सारे बैठे, मेरे साथी हैं सारे, मैं तो एक ही जवाब मांगता हूँ कि इसके ये बंदे कहाँ जाएंगे बेचारे? आपके क्षेत्र में कोई शिकायत होगी, इसका क्यों नहीं हल करते? इसका
ये तो मैं डिप्टी सीएम साहब से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा भी इनके जो सबसे पहले काम इनके होने चाहिए जो 20 साल से लटक रहे, बताओ क्या गलती है। दूसरा नंबर, हमारा 24 घंटे की लाइट जो अब डेरे डांडियां जो बन रही, उनकी क्या गलती है, फोटो में दे रहे, उनका 1.25 किलोमीटर तक क्यों लाइट जा रही है। पैसे देंगे, लाइन के पैसे देंगे, सब कुछ देंगे, क्यों नहीं देंगे। ठीक है जी। दूसरा हमारा शाहबाद वहां बस स्टैंड अंडरपास है, मैंने कई बार वहां ठहली, वहां इतने एक्सीडेंट होते हैं, बुजुर्ग नौजवान साथी हमारी लेडीज बहना सब 1 किलोमीटर घूम पाती, कितना का पार लगता है अंडरपास में। वो तो काम पुल पठा देंगे सारे ना, वो सारा पुल भी उठाए, वो रास्ता तो ला नहीं सकते। तीसरा मेरा चुटनी गाँव में मैंने एक लड़कियां कॉलेजिया वहां से हर गांव पड़ते हैं, आसपास के बहुत ही गांव पड़ा, लड़कियां दूर जाना जवान भी है, जमीन भी है, लड़कियां खोल दिया जा। तो मेरे तो यही मांगा है। और भी हमारी जो सरसों लाल सरसों को तो खरीद हो रही न, काली सरसों खरीद हो रही, लाल सरसों को खरीदनी है, उसकी खरीदा लाल सरसों की भी। दूसरा हमारा जो आलू की फसल के पैसे 1 साल तो 2 साल पीछे मिला, जो बोनस मिला वो तुरंत मिलना चाहिए। तो मैं तो मांगा आप सीएम साहब डिप्टी सीएम सारे मंत्री बैठे बस पूरा करो। धन्यवाद, नमस्कार। जो मेरा टाइम बच गया बाकी मेरे भाई होते थे। मेरा नाम मिलने पड़ा, इसको दो थोड़ा टाइम। माननीय सदस्य ने नए बनी सड़कों के साथ बाईपास की मांग करी है। मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि ई भूमि पर हम उसको अपलोड करा देंगे। अगर जमीन उपलब्ध हुई, हमने चीका में चौधरी ईश्वर सिंह जी बैठे हैं, वहाँ ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया रजिस्ट्रेशन का, वैसे ही शाहबाद के अंदर भी हम बाईपास कंप्लीट करा देंगे। जहाँ अंडरपास की बात है, क्योंकि नेशनल हाईवे संबंधित है, NHAI को उसको लिख कर देंगे। श्री राकेश दौलताबाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, 21 फरवरी को मेरे स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब सदन में रिकॉर्ड हुआ था, पर उस पर डिबेट नहीं हो पाई क्योंकि क्वेश्चन आवर खत्म हो गया था। माननीय ULB मिनिस्टर ने जो जवाब दिया था उसमें हमने न्यू पालम विहार के अप्रूवल का था जी, वो उसके अंदर मैं अध्यक्ष जी आपसे ये बात स्पेशल कहना चाहता था कि जो मंत्री जी ने मेरे को जवाब पढ़वाया था और जो मैंने जवाब पढ़ा उसमें डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं लेकिन अभी है नहीं, उसमें 3 मीटर से कम के रास्ते दिखाए थे, उन्होंने 13। मैंने वी उमाशंकर जी से रिक्वेस्ट करी कि जी मेरे साथ एक बार ग्राउंड पे चल के सर्वे करवा दीजिए। 13 में से एक भी रास्ता 3 मीटर से नीचे का नहीं पाया गया। मैंने इतनी मेहनत करके जी एडवोकेट जनरल साहब से लिखवा के दिया कि कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो कोर्ट की लाइव कार्रवाई दिखा रहे हैं, आपको जानकारी दे दें आज विधानसभा के दूसरे चरण के दूसरे दिन की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान तमाम जो मुद्दे हैं वो भी विपक्ष उठा रहा है। वही देखिए, आफ्ताब ने पूछा अभी तक कितने लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया 6 लाख परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। तो सदन में देखिए सड़क, खराब फसल और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार उठ रहे हैं। लाइव कार्रवाई देखिए आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। वही आफ्ताब ने पूछा है कि अब तक कितने परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 6 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। और वही आपको जानकारी दे दे, सदन में सड़क, खराब फसल, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष जो आज उठा रहा है। वही आपको जानकारी दे दे कि 21 मार्च को बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर तमाम सवालों के भी जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए विधानसभा की कार्रवाई लगातार चल रही है और आज दूसरा दिन है, दूसरे चरण का दूसरा दिन है। आज भी तमाम जो मुद्दे हैं वो उठ रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि पहले दिन भी हमने देखा कि तमाम जो मुद्दे हैं वो भी उठे। खेल मंत्री संदीप को भी लेकर तमाम जो सवाल है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं आज दूसरे दिन की कार्रवाई में तो देखिए तमाम जो मुद्दे एक बार फिर से विपक्ष उठा रहा है। तो सड़क और खराब फसल, स्वास्थ्य, शिक्षा
ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो भी विपक्ष उठा रहा है। लगातार देख रहे हैं बेमौसम बारिश की वजह से जहां फसलों को काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में तमाम तरह की क्या सुविधाएं दी जाएंगी सरकार की तरफ से, इसको भी लेकर विपक्ष जो है सवाल पूछ रहा है। तो आज भी तमाम तरह के सवाल जो है विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पूछे जा रहे हैं। वहीं जेजेपी विधायक रामनिवास ने शिक्षा का भी मामला उठाया कि शिक्षा को और किस तरह बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि आफ्ताब ने भी पूछा है कि अभी तक कितने परिवारों को राशन कार्ड में से जोड़ा गया है। तो सदन में आज के जो अहम मुद्दे हैं, देखिए सड़क, खराब फसल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिसे लगातार विपक्ष जो है सवाल करते हुए भी नजर आ रहा है। तमाम सवाल जो है सरकार से पूछ रहा है। और वही देखिए आपको जानकारी दे दें, विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। और वहीं ये भी बता दें कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है बजट पर तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो देखिए तमाम जो मुद्दे हैं आज सदन में उठाए गए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें, आज जो सड़क का मुद्दा है वो भी उठा है कि सड़क को और बेहतर किस तरह बनाया जाए, किस तरह की सुविधाएं दी जाए जिससे आवागमन में लोगों को दिक्कतें ना हो।